Okay, so like in the previous lesson, we saw how Gandhi, or like how basically Congress finally had an agreement over launching the non-cooperation Khilafat and Swadeshi movement, right? स्वराज मूवमेंट. लेकिन फिर हम लोगों ने ये भी देखा कैसे ये मूवमेंट जो है वो अलग अलग सोशल सर्कल्स वगैरह में जो है अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट किया गया, इसके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आए. And in most of those cases the responses turned violent as well, right? और इसी वजह से जो है गांधी ने जो है फरवरी 1922 में डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेना है. उन्हें ये महसूस हुआ कि मूवमेंट जो है वो कई जगहों पर हिंसात्मक होता जा रहा है और सत्याग्रही जो हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है इससे पहले कि वो इस तरह के मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर सकें. कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स थे जो कि अब इस मास स्ट्रगल वगैरह से थक चुके थे और वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल्स वगैरह की जो इलेक्शन आने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करें वो, राइट, ताकि जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत स्थापित हुआ था. उनको ये ऐसा लग रहा था कि ये बेहतर होगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जो है इन काउंसिल्स के अंदर मौजूद रह के उसका विरोध किया जाए. साथ ही साथ जो है रिफॉर्म के लिए भी हम इसके अंदर से ही जो है प्रयास कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये भी दिखा सकते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि भाई ये जो काउंसिल वगैरह है ये डेमोक्रेटिक नहीं है. इस विचारधारा में मुख्य थे आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने कि स्वराज पार्टी का भी निर्माण किया कांग्रेस के अंदर ही, और ये जो है ये आर्ग्यू कर रहे थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस चला जाए. लेकिन जो यंगर लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये जो है अभी भी ज़्यादा रेडिकल और ज़्यादा जो है रेडिकल मास एजिटेशन का डिमांड कर रहे थे, या उसके लिए जो है ये लोग तैयार हो रहे थे ताकि जो है फुल इंडिपेंडेंस हासिल कर सके इंडिया. ओके, नाउ ये जो इंटरनल डिबेट और डिसेंट का जो ये चल रहा था एनवायरनमेंट, दो फैक्टर थे जिन्होंने कि इंडियन पॉलिटिक्स को 1920s में एक डेफिनेट शेप देने का काम किया. पहला तो था जो पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन फैल गया था, उस इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर. एग्रीकल्चरल प्राइसेज जो हैं वो इसके अलावा जो है एग्रीकल्चरल प्राइसेज जो है वो 1926 से जो है वो गिरना शुरू हुआ, और उसकी वजह से जो और लगभग 1930 आते आते खेती के सामान का दाम या खेत के उपज का दाम जो है वो बिल्कुल जो है धाराशायी हो गया. अब जब एग्रीकल्चरल गुड्स का दाम जब गिर गया और एक्सपोर्ट घट गया तो अब पेजेंट्स के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो अपनी उपज को जो है बेच सकें और उससे रेवेन्यू पे कर सकें. और इसकी वजह से 1930 आते आते पूरा देश जो था वो एकदम से कह सकते हो कि टर्मोइल के सिचुएशन में था, एकदम से परेशानी की सिचुएशन में था, उथल पुथल के सिचुएशन में था. इस बैकग्राउंड में नई टोरी गवर्नमेंट आती है ब्रिटेन में, ठीक है ना, जो कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाती है सर जॉन साइमन के अंदर. ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब वो कमीशन जो कि प्रधानमंत्री जो होगा वो अपने स्पेशल पावर से बना देगा. ठीक है ना, हो गया. तो सर जॉन साइमन के अंदर ये बनता है. अब इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में इस कमीशन का काम ये था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इंडिया में जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे वो लोकल काउंसिल्स वगैरह हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो इन सभी के फंक्शनिंग को देखा जाए और इसमें जो चेंजेस होने चाहिए वो सजेशन दे सके. ठीक है, चलो अच्छा प्रयास है. प्रॉब्लम बस एक ही थी कि भाई कमीशन तो बन गया मिस्टर साइमन के अंदर में, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे. सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे. तो अब एक क्वेश्चन तो उठेगा ना भाई कि अगर इंडिया से रिलेटेड कोई आप जो है इंक्वायरी करने वाले हो, इंडिया के फ्यूचर से जुड़े किसी मुद्दे पर अगर आप जो है सजेशन देने वाले हो और उसके बीच में अगर इंडियन कोई मौजूद नहीं है तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कौन रखेगा? आप तो बस फिर से जो है ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सोच के सब कुछ एनालाइज करके चले जाओगे. और यही वजह थी कि जब साइमन कमीशन इंडिया आई 1928 में, तो इसका एक ही नारा से जो है स्वागत किया गया सब जगह, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ. जितने भी पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब ने इन डेमोन्स्ट्रेशंस में कह सकते हो कि पार्टिसिपेट किया. अब ऐसे में लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक प्रॉमिस भी किया. वेग ऑफर था, क्लियर ऑफर नहीं था, बस एक गोल मटोल टाइप का ऑफर था. डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलेगा
फ्यूचर के लिए, एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर के लिए। साथ साथ जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन या भविष्य के संविधान के बारे में चर्चा की जाएगी। तब ये जो प्रोमिसेस किए गए, एक तो हो गया डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों प्रोमिसेस जो हैं वो कांग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी नहीं थी, कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स थे लाइक बोस एंड नेहरू वगैरह सब, जिनके नेता ही एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये और ज़्यादा असर्टिव हो गए, ठीक है, कि नहीं हमें चाहिए आज़ादी, पूरी आज़ादी। तो लिबरल्स और मॉडरेट्स वगैरह जो थे, लिबरल और मॉडरेट्स जो कि ये प्रपोज कर रहे थे कि भाई एक संवैधानिक जो है सिस्टम बनना चाहिए ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ख़त्म हो गया। दिसंबर 1929 जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस जो है उसने लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जो है पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस के डिमांड को जो है फॉर्मल रूप दिया गया, उसको पास कर दिया गया, ठीक है। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 जो है वो इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि लोग जो हैं वो शपथ लेंगे कि वो जो है पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष में शामिल होंगे। ऑफ कोर्स लाइक ये जो सेलिब्रेशन है इसकी तरफ बहुत कम ध्यान गया पब्लिक का, और इसलिए गांधी जी को अब दूसरा तरीका खोजना था ताकि ये जो फ्रीडम का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आज़ादी का जो ये आइडिया है, इसको एवरीडे लाइफ के दैनिक जीवन के कंक्रीट रियलिटीज़ से जोड़ा जा सके ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित हो सके। नाउ हियर यू हैव गॉट लाइक टू इम्पोर्टेंट रेफरेंसेज हियर। एक तो लाला लाजपत राय का जो रेफरेंस है वो भी गरम दल के ही नेता थे। ब्रिटिश पुलिस जो है उसने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, साइमन कमीशन के विरोध में जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, उसमें लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठी चलाई गई थी, आई गेस इट वाज कर्नल सैंडर्स और समवन, और उसमें उनके सर पर चोट लगी और बेचारे मर गए थे वो। Here we have got a primary resource here, Independence Day pledge 26 जनवरी 1930, ओके। तो प्लेज जो दिया गया था वो क्या था? हम ये विश्वास करते हैं कि ये भारतीय लोगों का ये एक अभिन्न या इनएलिएनेबल राइट है, जैसा कि किसी भी और आदमी के लिए हो सकता है, कि उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें अपने मेहनत का फल एंजॉय करने के लिए मिले, और साथ ही साथ जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनके लिए जो है उन आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो, और इसलिए जो है ताकि उनको जो है पूरी तरह से जो ग्रोथ करने के जो भी मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मिल सकें। हमें विश्वास करते हैं कि कोई सरकार अगर अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है, तो फिर जनता के पास ये अधिकार है कि वो उस सरकार को, गवर्नमेंट को बदल दें या फिर उसको ख़त्म कर दें। जो ब्रिटिश हुकूमत है इंडिया में, उसने ना सिर्फ भारतीय लोगों को उनकी आज़ादी से वंचित किया है, बल्कि इसने अपना बेस ही बना रखा है जनता के शोषण पर, और इसने जो है इंडिया को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली हर एक लेवल पर बर्बाद कर दिया है। वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट सीवियर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लास्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि इंडिया जो है वो अपना ब्रिटिश कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दे और पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करे। सो वेल दैट वाज द प्लेज टू टेक। ऑफ कोर्स इस प्लेज में जो आइडियाज़ हैं ये कॉमन मैन के लिए जो है इनके साथ रिलेट करना जो है काफ़ी मुश्किल होता, राइट। और जब तक कॉमन मैन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक जो है आपके लिए किसी भी मास एजिटेशन को, मास मूवमेंट को हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो एनीवेज अब गांधी जी जो है वो कैसे अब इस मूवमेंट को, फ्रीडम के आइडिया को डे टू डे लाइफ की चीज़ों से जोड़ के देखते हैं या दिखाते हैं, इसमें पहली कड़ी है आपकी द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नमक की यात्रा जो गांधी जी की थी, गांधी जी को लगा कि लाइक सॉल्ट जो है वो एक पावरफुल सिंबल हो सकता है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, और इसलिए 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइस अर्विन को जो है एक लेटर लिखा, इसमें कि 11 डिमांड्स थे। इसमें कुछ जो थे वो जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ जो थे वो स्पेसिफिक डिमांड थे जो कि स्पेसिफिक क्लासेस के लिए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसानों तक। आइडिया ये था कि इन डिमांड्स को इतना वाइड रेंजिंग बना दिया जाए ताकि इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी डिफरेंट लाइक ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, उन सब का कुछ ना कुछ मुद्दा उसमें जुड़ जाए और वो सब इस यूनाइटेड कैंपेन का हिस्सा बन जाए।
अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दा था, सबसे ज़्यादा जो लोगों को एक्साइटेड करने वाला मुद्दा था, वो था सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना। अब क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं, और ये खाने का एसेंशियल आइटम है। तो और जो सरकार जो थी, और सरकार ने जो है सिर्फ नमक पर टैक्स नहीं लगा रखा था, सरकार का नमक के ऊपर जो है, नमक के प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली भी था। और महात्मा गांधी ने इसलिए घोषित किया कि ये जो दोनों चीज़ है कि सॉल्ट पर जो आपका नमक टैक्स लगा हुआ है और सॉल्ट पर जो आपकी मोनोपोली है, ये दोनों चीज़ ही दिखाती है कि ब्रिटिश रूल कितना जो है ऑप्रेसिव है। अब गांधी जी का जो लेटर था वो बहुत तरीके से बोलो तो एक अल्टीमेटम था, क्योंकि अगर डिमांड्स जो है वो 11 मार्च तक नहीं फुलफिल किए गए लेटर के मुताबिक, तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। तो इरविन जो है ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, वो जो है नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था। एंड दैट इज वाई गांधी जी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च, जिसमें कि उन्होंने अपने 78 समर्पित जो है स्वयंसेवकों के साथ शुरू किए यात्रा। ये मार्च जो है वो करीब 240 मील का था, तो ऑलमोस्ट 360-375 किलोमीटर्स लंबाई की होगी, ठीक है ना। साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ से लेके, और गुजरात का जो कोस्टल टाउन था, तटीय इलाका था दांडी, वहाँ तक की यात्रा थी। और वॉलंटियर्स जो थे वो करीब 24 दिन चले, हर एक दिन 10 मील की दूरी तय की। हजारों लोग गांधी जी की बात सुनने के लिए आए जहाँ कहीं भी वो रुके, और उन्होंने उनको समझाया कि स्वराज का मतलब क्या है गांधी जी की नज़र में, और किस तरह से जो है हम लोग ब्रिटिशर्स को शांतिपूर्वक जो है ब्रिटिशर्स का प्रतिकार कर सकते हैं। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे, जहाँ पर कि उन्होंने जो है प्रतीकात्मक रूप से कानून को तोड़ा, सॉल्ट वाटर को जो है समुद्र के पानी को गर्म करके उससे जो है नमक बनाकर, और इसी के साथ जो है सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस आपने शुरू किया, आपने फिर से एक कानून तोड़ा, लेकिन अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है। अब लोग से जो है सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेशन करना बंद कर दीजिए, जैसा कि उन्होंने 1921-22 में कहा गया था उनसे, बल्कि अब उनसे ये भी कहा जा रहा था कि आप कॉलोनियल लॉज को तोड़िए, वो लॉज जो कि आपको लगता है कि अनजस्ट हैं, अन्याय पर आधारित हैं, उनको तोड़िए आप। तो इस तरीके से हजारों लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ा, उन्होंने अपना सॉल्ट बनाया और सरकार की सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने में प्रदर्शन किया। और जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला, फिर से फॉरेन क्लॉथ का जो है बाइकॉट शुरू हो गया, लिकर शॉप के आगे पिकेटिंग शुरू हो गई, किसान जो थे उन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया, ठीक है ना। और चौकीदारी टैक्स जो है वो जो गांव के ऑफिशियल्स वगैरह थे, टैक्स वसूली वगैरह में होंगे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और बहुत जगह पर जो फॉरेस्ट पीपल थे, जंगल में रहने वाले जो लोग थे, ट्राइबल्स वगैरह मोस्टली होंगे, उन्होंने जो है जंगल फॉरेस्ट लॉज जो था ब्रिटिशर्स का, उसको तोड़ा। रिजर्व फॉरेस्ट में घुस जाते थे वो लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, मवेशी को चलाने के लिए। अब इन सब डेवलपमेंट से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट घबरा गई, और उन्होंने जो है एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। अब इसकी वजह से कुछ जगहों पर जो है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेज भी हुए, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कि वेस्टर्न प्रोविंस का जो है गांधी कहा जाता था, तो खास करके सीमांत प्रदेश का। तो अब्दुल गफ्फार खान जो कि महात्मा गांधी के बिल्कुल डिवोट, समर्पित कह सकते हो कि चेला थे, शिष्य थे, ठीक है ना, वो जो है अरेस्ट किए गए 1930 में। तो एंग्री क्रॉट्स जो थे उन्होंने पेशावर की सड़कों पर जो है विरोध किया, जबकि सामने से आर्मर्ड कार्स और पुलिस की फायरिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों ने जो है सामने आके विरोध किया। कई मारे गए वहाँ पर। 1 महीने के बाद जब गांधी खुद अरेस्ट हुए थे, तो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, कोर्ट पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया, उन सभी स्ट्रक्चर्स पर अटैक किया जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे। अब ऐसे में जो डरी हुई सरकार थी उसने पुलिस का यूज किया ब्रूटल रिप्रेशन के साथ, खतरनाक जो है दमन के साथ। जो पीसफुल सत्याग्रही सब थे, शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही सब थे, उनके ऊपर अटैक शुरू हो गया, उनको पीटा जाने लगा, महिलाओं और बच्चों तक को पीटा जाने लगा, और 1 लाख से ऊपर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब इस सिचुएशन में गांधी जी ने फिर से डिसाइड किया कि मूवमेंट को जो है बंद किया जाए, और गांधी के साथ जो है एक पैक्ट उन्होंने किया इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में। इस गांधी इरविन पैक्ट के मुताबिक गांधी जी जो थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर जो है अपनी सहमति दे दी। कांग्रेस ने एक्चुअली पहला जो राउंड टेबल मीटिंग था वो अवॉइड किया था, उसको बाइकआउट किया था लंदन में, और गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे एग्री हो गई कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। दिसंबर 1931 गांधी जाते हैं लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए, नेगोशिएशंस लेकिन ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो बेचारे निराश होकर वापस आते हैं,
और जब वो इंडिया आते हैं तो यहाँ वो पाते हैं कि सरकार ने जो है ऑलरेडी रिप्रेशन का, दमन का एक नया साइकिल शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे मेजर्स इम्पोज किए गए हैं जिनके तहत जो है मीटिंग, धरना, बाइकॉट, ये सब इलीगल है, ये सब हो ही नहीं सकता। तो फिर काफ़ी आशंका के साथ गांधी जी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा चालू किया और मोटा मोटी जो है 1 साल तक ये मूवमेंट चला भी, लेकिन 1934 आते आते इसका मोमेंटम जो है वो गायब हो गया था। ओके, सो वेल दैट इज अबाउट लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कैसे ये पैन आउट होता है। नाउ वी विल अगेन लुक एट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और देखें कैसे जो है डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या सोच के किया, किस एस्पिरेशन के साथ किया। सो वी विल लुक दैट इन द like subsequent lessons. Until then, just read up to this point and see if you have any problem or doubt left after this. Okay, bye bye, have fun.